Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shiroi. In last class, we discussed about respiratory system. In structure of respiratory system, we discuss about physiology of respiration या फिर कहें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर जो अब ये टॉपिक है ये फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन. देखिए, जब भी रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी की बात करें तो यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी जो पार्ट है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यदि याद है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में यदि हम इनको देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस यदि नाम याद है इनके कि क्या क्या पार्ट, कौन सा पार्ट है किसके पास है, तो हमें इसकी फिजियोलॉजी आराम से समझ में आ जाती है कि इस फिजियोलॉजी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है. यदि ये कंटिन्यूअस पार्ट याद नहीं है तो हम ये कहीं गैस का जो एक्सचेंज होने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस समझ में नहीं आती है कि कौन सा पार्ट कैसे रहता है. इससे पहले देखिए हमने ये देखा था कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम रहता है, इस सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो मेन रूप से इसके 3 पार्टों में इसे डिवाइड कर रखा था. तो जो 3 पार्ट थे उसके अंदर फर्स्ट जो था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड पार्ट आया था लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और थर्ड पार्ट आया था जिसके अंदर जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स है. तो इनमें से हम ये कह रहे थे कि जो फर्स्ट पार्ट था वो लेरिंग्स तक का, सेकंड जो पार्ट था वो एल्वियोलाई के तक का. इसके बाद यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें जो मसल्स हैं उनकी बात करते हैं कि मसल्स जो है वो किस तरीके से हैं उनकी बात करते हैं. तो ये पार्ट हमने किए थे. अब देखिए रेस्पिरेशन की एक कंप्लीट मैकेनिज्म जो है उसकी मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि किस तरीके से क्या क्या होता है. सबसे पहले यदि हम बात करें कि यदि एटमॉस्फेयर की या इन्वायरमेंट की, कि यदि हम बात करेंगे कि जैसे इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट के अंदर हम ये कहें कि जो गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, इन ये सभी गैसें हैं. इन गैसों में हमें जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड गैस है उसकी बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन है. इन्वायरमेंट से ये ऑक्सीजन जो गैस है, ये गैस किसी भी एनिमल्स है, उस एनिमल्स, यहाँ पर हम फिजियोलॉजी जो है वो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे जो उसके लंग्स होते हैं उस लंग्स में जाएगी. तो ये जो ऑक्सीजन है ये जाती है लंग्स. इस लंग्स से ऑक्सीजन जैसे इस टाइप से, लंग्स से ये जाएगी ब्लड में, ब्लड में जाती है. और ब्लड से हम ये कहेंगे कि ये ऑक्सीजन जाएगी टिश्यू में, और टिश्यू से ये ऑक्सीजन जाएगी सेल में. ये प्रोसेस चलेगी. यदि हम बात करें इस सेल की तो ये सेल, इस सेल के अंदर जो ऑक्सीजन आती है कि जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ आ रही है, ये ऑक्सीजन यहाँ आने पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है. यानी जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन. यानी ये जो है ये मैकेनिज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म में चल रही है. और यदि हम बात करें कि सेल के अंदर मेन रूप से जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगी और इस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर CO2 प्लस H2 प्लस. तो ये जो CO2 है
ये CO2 है इस सेल में। यानी हमने ये कहा कि मैकेनिज्म सेल के जो इधर से यदि बात करें प्रोटोप्लाज्म की मैकेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये मैकेनिज्म है, तो इस मैकेनिज्म में CO2 का फॉर्मेशन हुआ और ये जो CO2 है जिसका फॉर्मेशन हुआ है, इस CO2 को वापस इन्वायरमेंट में भेजा जाता है। तो ये CO2 यदि बात करें वापस जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, इससे टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से लंग्स में और लंग्स से ये आ जाती है इन्वायरमेंट में। इस तरीके की प्रोसेस चलती है। तो ये जो प्रोसेस है, यदि इस प्रोसेस की बात करें तो हमने डेफिनेशन में ही बताया था कि इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर से O2 या फिर कहें ऑक्सीजन का इंटेक करना एंड CO2 का बॉडी से एक्सक्रेट करना रेस्पिरेशन है। अब यदि इस प्रोसेस की बात करें तो इसका डिवाइडेशन क्या था, देखिए इसके अंदर की जो डिवाइडेशन है, तो एक पार्ट तो ये होता है कि जैसे ये पार्ट, देखिए मेन रूप से यदि इसको देखते हैं यहाँ कैपिलरी रहती है तो ये पार्ट अलग रहता है। तो ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट को कहते हैं हम फर्स्ट पार्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद पार्ट आता है ये कि इस सेल के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, कि सेल के अंदर ये केमिकली जो प्रोसेस चल रही है उसकी बात करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि वहां पर जो ये पार्ट है ये सेकंड पार्ट रहेगा, ये पार्ट है वो फर्स्ट है। तो सेकंड पार्ट है वो एक सेल के अंदर है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरनल या फिर कहें कि सेल रेस्पिरेशन, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। सेकंड पार्ट इसका रहता है सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन ये प्रोसेस में, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यदि हम बात करें रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड पार्ट इंटरनल रेस्पिरेशन, और यदि देखें तो सेल रेस्पिरेशन। तो ये पार्ट रहते हैं यहां पर कंप्लीटली। यदि इस मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ये चलेगा। अब देखिए इसके अंदर यदि हम बात करेंगे कि ये जो गैस रहती है इनका एक्सचेंज होना कैसे रहेगा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो गैसों का एक्सचेंज होना रहता है वो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग होता है। कि डिफ्यूजन जो रहता है उस अकॉर्डिंग ही होता है। डिफ्यूजन का मतलब ये रहता है कि कोई भी मटेरियल अपनी जो अधिक कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना ही डिफ्यूजन कहलाता। तो ये पार्ट रहते हैं। तो यहाँ पर जो गैसों का एक्सचेंज होना है वो डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट आते हैं, तो ये पार्ट कंप्लीटली, ये जो पार्ट है इन्हीं पार्टों के थ्रू होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या रहेगा। इसके बाद सेकंड देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन क्या रहेगा, ये दोनों पार्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है इसे। एक तो रहता है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक रहता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से, लेकिन अपने ये जो प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है, ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है, केवल इनकी डेफिनेशन ही दी हुई है कि इसके अंदर जो डेफिनेशन है, या फिर कहीं रेस्पिरेशन क्या होता है इसके मैकेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट, दूसरा जो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन है इनकी डेफिनेशन कहें, केवल इतना सा बिल्कुल छोटी सी फिजियोलॉजी है इसके अंदर, कोई डीपली नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर कैसे ये गैस जो है यहाँ पर यदि देखिए कि लंग्स तक ये गैस कैसे आएगी। एक पार्ट, यानी इस डायग्राम के अंदर हम शो करेंगे कि ये ऑक्सीजन लंग्स तक कैसे इंटेक हो रही है।
कैसे CO2 यदि हम बात करें तो एग्जिट हो रही है, तो यहां तक का पार्ट आएगा, ये पार्ट। इसके बाद फिर आगे डिफ्यूजन के द्वारा O2 का ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको हम देखते हैं अब। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट में इस पार्ट की ओर, या फिर कहें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यदि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो इसको भी यदि देखते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो यदि इसके अंदर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होता है ये हमने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है। तो इसके अंदर यदि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है तो वो अलग पार्ट हुआ, और बॉडी से बाहर CO2 आ रही है वो अलग पार्ट है। इसी बेस पर इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के 2 पार्ट डिवाइड किया। तो यदि इसके अंदर देखें इंस्पिरेशन, तो इसका मतलब हुआ एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स। तो यहां पर हो जाएगा एंट्री ऑफ एयर, और यदि इसको देखें तो ऑक्सीजन, एंट्री ऑफ एयर या ऑक्सीजन into the lungs is called inspiration. Second part, expiration. इसके अंदर होता है एग्जिट, एग्जिट ऑफ एयर, और यहां पर है CO2, exit of air from the lungs. इन्वायरमेंट से O2 को इनटेक करना, ये इंस्पिरेशन, और इन्वायरमेंट के अंदर CO2 को एग्जिट करना एक्सपिरेशन। और इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को कॉमनली यदि देखें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यदि इन दोनों को अटैच कर दें तो इन्हीं को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो किस तरीके से स्टार्ट होती है, कैसे ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी और कैसे लंग्स से बाहर जो आउटसाइड के अंदर CO2 आती है। अब देखिए कि ऑक्सीजन का इंटेक किस प्रकार से होता है, या फिर कहें कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसे होगा। देखिए इसके अंदर कि सबसे फर्स्ट यदि देखें तो डायफ्राम। देखिए इस डायग्राम के अंदर बिल्कुल एक के बाद एक स्टेप ऐसे कैसे रहेंगे। सबसे फर्स्ट यदि देखें डायफ्राम, यदि ये डायफ्राम जो रहता है इधर एब्डोमिनल कैविटी की ओर आ जाता है, यानी देखिए मैं बता रहा हूं कि डायफ्राम इस तरीके से आर्च जैसी स्ट्रक्चर में है। यदि ये फ्लैट हो जाता है या फिर कहें कि नीचे की साइड आ रहा है, तो इस तरीके का जो डायफ्राम है वो इस तरीके से न होकर के ऐसे नीचे आ गया, फ्लैट हो गया। और फ्लैट होते ही ये जो लंग्स हैं, ये लंग्स भी नीचे की साइड में खिंच जाते हैं, और ये जो लंग्स रहेंगे, अब ये लंग्स यहां पर न रह करके डायफ्राम यहां आएगा तो ये लंग्स भी यहां आते। इससे जो लंग्स रहता है इसके वॉल्यूम जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एक बात। इसके बाद जो रिब्स रहती हैं, इन पर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो पहले आई है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि ये रिब्स हैं ये आउटर साइड में आ जाएंगी, यानी रिब्स हैं वो इस तरीके से आउटर साइड में आई। तो रिब्स का आउटर साइड में किसके कारण, किस वजह से, तो इसके पीछे रीजन रहा
रीजन था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिब से आउटर साइड में, डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी की ओर, और इन दोनों ही कारणों से लंग्स का जो वॉल्यूम रहता है वो इंक्रीज हो जाता है इस तरीके। जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम ये कहें लंग्स का जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाता है इन्वायरमेंट के कंपैरिजन। तो यहां पर यदि बात करें ऑक्सीजन जो है इसका पार्शियल प्रेशर PO2 यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन्वायरमेंट की तुलना में यदि हम देखें, इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट की कंपैरिजन में यहां हो गया लो और यहां पर है हाई O2 प्रेशर, हाई PO2 पार्शियल प्रेशर। हमने ये कहा कि जो गैसें हैं इनका एक्सचेंज होना डिफ्यूजन पर, डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और मोमेंट। तो यहां पर हाई प्रेशर और इधर हुआ लो प्रेशर होने के पीछे डायफ्राम का फ्लैट होना और इधर से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है उन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना जिससे कि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होना, जिससे O2 का एयर प्रेशर यहाँ पर यदि पार्शियल प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। अब यदि इसको देखें तो अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट जो डायग्राम हमने किया है बिल्कुल सेम उसी कॉपी चलती। सबसे पहले यदि देखिए नोस्ट्रिल, इनसे एयर आएगी और आ जाएगी नेजल कैविटी में, यानी यहां से यदि मैं ये कहूं कि इस तरीके से ऑक्सीजन ये जो है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन इसका हमने एक पार्शियल जो प्रेशर है PO2 ये लंग्स के कंपैरिजन में हाई है। तो यहां से ऑक्सीजन नोस्ट्रिल्स में एंट्री करेगी और ये यहां से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से यदि हम बात करें तो देखिए कि ये जो पार्ट है ये पार्ट, इन पार्टों में हटा रहा हूं क्योंकि ये पार्ट मेन रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आते हैं, बकल कैविटी एंड माउथ। यदि माउथ या बकल कैविटी से भी जो एयर आएगी वो भी यदि हम बात करेंगे तो नेजोफेज जो लेरिंगोफेरिंग्स में ही आएगी। तो यदि हम बात करें तो इस जगह पर यहां से जो ऑक्सीजन है वो सीधी इस जगह पर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से ऑक्सीजन आएगी नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स से ऑक्सीजन आएगी लेरिंगोफेरिंग्स में, यहां से आएगी लेरिंग्स में, लेरिंग्स से आएगी ट्रेकिया में और ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से टर्मिनल में, टर्मिनल से एल्वियोलर डक्ट में और एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से एल्वियोलाई एट्रियम, एल्वियोलाई एट्रियम से एल्वियोलाई में और यहां से हम बात करें कि ब्लड कैपिलरी में। तो इस तरीके से ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन आती है। देखिए मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूं कि सबसे पहले इधर एंट्री करेगी, इस एंट्री से यहां है, इसके बाद ये पार्ट आ जाएगा जो हम कहें कि नेजोफेरिंग्स। इसके बाद यदि इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट के अंदर लेरिंगोफेरिंग्स, इस पार्ट से हम कहें कि ट्रेकिया में जो लेरिंग्स, लेरिंग्स से आएगी ट्रेकिया में और ट्रेकिया से यदि हम बात करें तो ये डिवाइड हो जाती है दो पार्टों में, यानी प्राइमरी जो है इनके अंदर, प्राइमरी से बात करेंगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी से बात करेंगे ये टर्सरी में,
टर्सरी के बाद यदि हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे ब्रोंकियोल्स जो हैं, इसके अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो हैं इनके अंदर, और इसके बाद यदि हम बात करें कि एल्वियोलर जो डक्ट है इसके अंदर, और इसके बाद ये जो पार्ट है एल्वियोलाई जो सैक रहता है या एयर सैक है इस पार्ट के अंदर, और यहां से ये एक्सचेंज इधर होती है। यदि इस जगह पर देखें तो देखिए ये ऑक्सीजन इधर आ जाता है ब्लड कैपिलरी में। ये पार्ट अपना जो फर्स्ट है इंस्पिरेशन, ये कंप्लीट। अब बात करते हैं एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन की प्रोसेस में हमने ये कहा कि CO2 का इन्वायरमेंट में एग्जिट करना। तो इस प्रोसेस में क्या रहता है कि डायफ्राम जो रहता है, डायफ्राम अपनी जो इनिशियल जो स्टेज रहती है या कहें कि प्रीवियस जो स्टेज रहती है उसमें आ जाता है, यानी आर्च जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कन्वर्ट हुआ। इसके बाद जो रहता है कि इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स रहती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे रिब्स जो रहती है वह वापिस जो प्रीवियस कंडीशन रहती है उसी में चली जाती है। और इन दोनों कंडीशनों से यदि हम देखें तो पहले यदि बात करें लंग्स के जो वॉल्यूम की वो ये था, अब लंग्स का वॉल्यूम ये हो जाता है, यानी लंग्स के यदि बात करें वॉल्यूम जो रहता है वो लो हो जाता है। और यदि यहाँ पर बात करें इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम लो हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हाई होता है। इस समय यदि देखते हैं तो हम ये कहें कि PCO2 ये होता है हाई, और यहां पर यदि बात करेंगे PCO2 ये होता है लो। तो ये CO2 उसी प्रकार से ब्लड कैपिलरी से एल्वोलाई में, एल्वोलाई से ये जो है जो एट्रियम में, एट्रियम से यदि बात करें एल्वोयोलर डक्ट में, इसके बाद यानी जो वापिस ये प्रोसेस हो रही थी इसको रिटर्न करना है ब्लड कैपिलरी से। यदि हम बात करें इस तरीके से CO2 इससे ये यहां, इससे यहां, इसके बाद यहां, इस तरीके से, एंड बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं वही। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद फिर इस तरीके से, और इसके बाद हम कहें ये इन्वायरमेंट में CO2, यानी वापिस जो है देखिए इसके बाद है एल्वोएलर डक्ट में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, इसके बाद ब्रोंकियोल्स में, इसके बाद यदि बात करें टर्सरी में, सेकेंडरी में, प्राइमरी में, ट्रेकिया में, लेरिंग्स में, और इसके बाद जो रहता है लैरिंगोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में, और इसके बाद नेजल कैविटी में, और नोस्ट्रेल में, इसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं एक्सपीरेशन। तो ये कंप्लीटली पार्ट है, एक जो पार्ट था जिसके अंदर हम ये कहें एक्सटर्नल, यानी जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई कि गैसों का जो एक्सचेंज होना वो कैसे रहता है। ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और ब्लड से ये जो गैसेज रहती हैं वो इस तरीके से जैसे सेल में हो जाती है, इस सेल में, तो सेल तक ब्लड के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा आती हैं। और ये जो सेल होती है इस सेल के अंदर हमने ये कहा कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इनका होता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन CO2 प्लस H2O प्लस ATP, और इस ATP को यदि देखते हैं तो एनर्जी के रूप में यूज किया जाएगा, और इस CO2 को फिर ब्लड के द्वारा वापस लंग्स में भेज दिया जाता है। और ये प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो ये रहता है इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी इंटरनल रेस्पिरेशन की यदि प्रोसेस की बात करें तो देखिए कि इसकी प्रोसेस क्या रहेगी। इसके अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू से ऑक्सीजन आएगी सेल में, ये हुई सेल, ये टिश्यू है। टिश्यू से यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये पार्ट बने हुए हैं, ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है, ये सेल है।
तो यहाँ पर आता है, ये देखिए ऑक्सीजन जो रहती है सेल में इंटेक करती है, एंट्री कर जाती है। इसके बाद यहाँ पर ग्लूकोज है, इसके साथ में ये ऑक्सीजन जो रहती है वो अटैच होती है या रिएक्शन करती है। और इसके बाद हम ये कहें कि इनके करने से यदि देखें तो यहाँ पर CO2 6 प्लस 6H2 प्लस ATP, और ये ATP है ये एनर्जी के रूप में यूज हो जाएंगे। इसके बाद ये जो पार्ट है ये मैकेनिज्म है, इससे इस CO2 को वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेज दिया जाता है और इसके बाद वही कैपिलरी से होता हुआ बाहर। तो ये जो प्रोसेस हुई यहाँ पर, इसको कहा हमने इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकंड जो इसका नाम है वो क्या रहता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस इस जगह पर होती है। तो यहाँ पर ये पार्ट हो जाएंगे जिसके अंदर सेलुलर या इंटरनल रेस्पिरेशन हो जाता है। तो यदि हम देखें तो दोनों पार्ट हुए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर यदि देखते हैं तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक फिजिकल जो मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर होती है फिजिकल मैकेनिज्म। यदि यहाँ पर देखिए इंटरनल के अंदर यदि देखें तो एक केमिकल, तो रेस्पिरेशन की यदि प्रोसेस देखें तो हम इसको ये कहेंगे फिजियोकेमिकल मैकेनिज्म है, यानी रेस्पिरेशन फिजियोकेमिकल मैकेनिज्म की प्रोसेस के द्वारा होता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन यदि देखें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, इन दोनों को देखें तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हमने कहा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यदि यहाँ पर देखें तो केमिकल प्रोसेस, और दोनों को एक साथ अटैच करते हैं यानी रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस, तो इसको हम कहेंगे फिजियोकेमिकल रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस है वो फिजियोकेमिकल रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा होती है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के, यदि ये डायग्राम हम देखें कि अच्छे से इसके नाम एक सीक्वेंस में यदि हमें याद है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी यही होती है। तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इतना ही है, गैसें कैसे एक्सचेंज होती है, इनका डिफ्यूजन प्रेशर है वो कैसा है, तो वो सब चीजें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है।